वैल्यू पता है तो कोई 23 mu होगा तो भी तो वो एक्यूरेट ही आएगा ना, वो गलत कैसे हो सकता है। अगर ये हमारा एक की वैल्यू हमारी गलत होती तो हमारी सब गलत होती। तो एक AMU करेक्ट आया तो अब चाहे जितने AMU निकालूं, तो इसका मतलब है कि सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 है कार्बन 12 से, या हम कह देंगे सोडियम 23 टाइम्स है 1.6 से 10^24 ग्राम से। अब ये बिल्कुल हम सिंपली आपको बिना समझाए भी हम आगे निकल जाते, लेकिन फिर आपको क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती इसकी। तो ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट था, जो चीज़ें इतनी उलझा के प्रेजेंट हुई हैं वो सिंप्लीफाई करके ऐसे आई हैं। ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब हम आपको वो भी बताएंगे कि ये मास कैसे कन्वर्ट हो जाता है आपके इसमें। तो अब किसी का भी एक्चुअल मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला बना लें हम, ठीक है। देखो फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल मास। हालांकि ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो सिंपली पता है, AMU की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देना है ना। फॉर्मूला एक्चुअल मास फॉर एनी एटम या एलिमेंट। देखिए एटम और एलिमेंट के सिंबल सेम होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, उसका मास नंबर लिखना है हमें, है ना। तो हमें सिंपली उसके मास का नंबर लिखना है जो कि एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का नंबर लिखना है हमें, एटॉमिक मास का नंबर लिखना है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, AMU से, तो उसका एक्चुअल मास मिल जाएगा हमें, है ना। तो एटॉमिक मास के नंबर को हम मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा x AMU, और एक्चुअल मास के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, x × 1.66 10^24 ग्राम। जी आपका ये हो गया फॉर्मूला आपका किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल मास निकालने के। तो अगर कार्बन होगा तो 12 टाइम्स, ऑक्सीजन होगा तो 16 इंटू, सोडियम होगा 23 इंटू 1/12 पार्ट है। वो 1/12 पार्ट कितना छोटा है, आप सोच लो। एटम हमें दिखता तो है नहीं, अब आप सोचो कितना छोटा मास है, कितना इनवर्स लगा है, मतलब ये डेसिमल कितना पीछे जाएगा। तो सोचो ये मास कितना छोटा होगा। बात समझ में आ रही है। तो एटम के मास, अब आप कहोगे सर आपने एटम का मास तो ग्राम में निकाल दिया, एटम तो दिखता नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने ग्राम में निकाल दिया, दिखता नहीं है हमें। लेकिन ये देखो ये ग्राम में कितना निकला है, 10^24, मतलब ये डेसिमल पीछे कितने टाइम जाएगा, 24 टाइम। तो ये मास कैसा आया, लगभग नेग्लिजिबल, बहुत कम मास, जैसे किसी भी फिजिकल बैलेंस से, तराजू से तोला नहीं जा सकता, असंभव। सिर्फ हाई एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा, वैज्ञानिक ही टेक्निक की तरह, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये मास आ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूला दे दिया है जिसके द्वारा अब हम बिना तोले भी मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब किसकी वैल्यू पता चल चुकी है, 1 यूनिट की। अगर हमें पास 1 यूनिट की वैल्यू है तो अब चाहे वो हमसे सोडियम की 23 के लिए पूछे, चाहे कार्बन के 12 के लिए पूछे, चाहे ऑक्सीजन की 16 के लिए पूछे, चाहे नाइट्रोजन के 14 के लिए पूछे, चाहे हीलियम के 4 के लिए पूछे, चाहे लिथियम के 7 के लिए पूछे, क्योंकि हमारे पास 1 की करेक्ट वैल्यू है। तो वो ए उस 1 से कितने टाइम्स है, 16 टाइम्स, ए 14 टाइम्स, ए 12 टाइम्स, ए 4 टाइम्स, ए 7 टाइम्स। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम हमेशा किस मास से डील करते हैं, इस मास से। अच्छा अभी तक आपको 2 एलिमेंट के एक्चुअल मास हम बता चुके हैं, अब सबके लिए तो हमें सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो 2 एलिमेंट कौन है जिसके एक्चुअल मास हमें पता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो उनको नोट करके लिख लेते हैं, दोनों लिखे हैं वो हमें पता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो दोनों के एक्चुअल मास हमें पता है, नोट लगा के लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का तो ऐसे रहेगा याद, जो AMU का है वही हाइड्रोजन का है ना, तो नोट करके लिख लेते हैं। तीनों चीज़ें लिख लेते हैं नोट करके, जो आपको याद होनी चाहिए। अब तो हम एक चीज़ को बार बार इसलिए लिखते हैं जिसमें आपको पता है
एक्चुअल मास। तो कार्बन का कितना है 12 AMU। AMU की वैल्यू जब रख दी थी हमने तो कितना आया था 1.992 ग्राम। ये आया था कार्बन का एक्चुअल मास, यही है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना है 1.67 10 इनवर्स 24 ग्राम, या फिर हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन का कितना है 1 AMU। तो अगर हम एक्चुअली में 1 नहीं होता है हाइड्रोजन का 1.008 होता है, लेकिन हम 1 से ही चलते हैं। तो 1 AMU को अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा 1.66 10 इनवर्स 24 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल वही आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू लेके जाते हो 1.008 AMU, तो ये थोड़ा सा बेस ज़्यादा हो जाता है, दैट इज 1.67 10 इनवर्स 24 ग्राम। इतना कॉन्सेप्ट 2 मिनट के लिए दिया, पढ़ो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब आपके एग्जाम में एटॉमिक मास आए 2 नंबर में, तो आपको एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखनी है, उसको 2-4 एग्जाम्पल लिख देने हैं और AMU की डेफिनेशन लिख देनी है, बस खत्म। इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं, ये तो हमने आपको बहुत डिटेल से बता दिया आपके आगे के लिए। अब एटॉमिक मास से हम जा रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास में, बताओ क्या फ़र्क हो जाएगा। नहीं, एटॉमिक मास एक एटम का होता है और ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का। किसी भी एटम का मास हम ग्राम में लिख देंगे तो किसका। और हम आप लोगों को बता दें, इन वाले मासेस की ज़रूरत हमें केमिस्ट्री में कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये मास हैं क्या। आपको हमेशा किस मास की ज़रूरत पड़ेगी, 12 जरूरी थोड़ी है, कार्बन का इसलिए 12। हमें रिलेटिव मास की ज़रूरत पड़ेगी, और रिलेटिव मास को भी अब हम किस में लेके जाने वाले हैं, ग्राम में। तो हमें कार्बन का 12 पता होना चाहिए, और हमें अब फाइनली इतना पता होना चाहिए कि अगर एक एटम का मास लिख रहे हैं कार्बन के तो वो 12 AMU होगा, और अगर 1 मोल कार्बन का लिख रहे हैं तो वो कितना होगा 12 ग्राम होगा। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आपको समझा जाए, वो कैसे आएगा वो भी हम बहुत सिंपली हो जाएगा। पहले इसको देख लो, जल्दी से देखो, इसे पढ़ाना है तुम लोगों को इस संडे, हाँ यही सब कुछ। और अगर नहीं पढ़ाया अच्छे से तो फिर जो कुछ पढ़ रहे हो वही पढ़ाना है, और क्या। हम कोई भी टॉपिक दे देंगे, हम कह देंगे समझाओ एटॉमिक मास, और हम जब यहाँ पर बैठेंगे तो हम एक ना समझ बच्चे की तरह बैठेंगे, मतलब हमें समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। क्वेश्चन नहीं, मतलब हमारी बुद्धि थोड़ी कम है। तो टीचर जब भी पढ़ाए तो उसको हमेशा ऐसे पढ़ाना चाहिए कि उसके सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कुछ नहीं जानते, तभी वो अच्छे से पढ़ा। हो तो गया 1-1.5 महीना, अब कितना महीना। आप लोग गलत समझते हो, हमारा एक दिन 3 दिन का होता है। एक कोचिंग 50 मिनट की होती है, अपनी 100 मिनट की होती है, तो एक दिन को 2 दिन ना काउंट करेंगे, 2 दिन करेंगे काउंट। 8 से स्टार्ट की हमने, आज कितनी हो गई 22, तो 2 यहाँ से 12 यहाँ से 14 दिन, 14 का दुगना कर लो 28 दिन, चल 2 दिन बाद हो जाएंगे 30 दिन। लगा दी ना हमने यहाँ भी केमिस्ट्री। देखो एक बार मैथ्स से जीतना आसान है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से जीतना बहुत मुश्किल है भाई। भैया यहाँ फर्स्ट वही है जिसको हम चाहेंगे। पढ़ने के लिए कहा, तुम लोग बातें मत किया करो, इतनी मेहनत से तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाया है। पढ़ो इसको, पढ़ो जल्दी फास्ट इसको। वो भी बता देंगे यूनिट कन्वर्जन के फॉर्म में। फिजिक्स में होगा वो, केमिस्ट्री में थोड़ी होगा। यूनिट कन्वर्जन है वो, सिंपल है। NCERT के करने नहीं पड़ेंगे हमें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो हम कराएंगे सॉल्व, लेकिन सॉल्व को इसलिए कहते हैं कि तुम अपने
ये पूरे करते जाया करोगे, तुम CBSE पे हो ना। बाकी तो हम सिर्फ NCERT की नहीं, हम सब सॉल्व कराते हैं, लेकिन तुम्हें मेन फोकस अपनी आपके लिए वही सब कुछ है, ध्यान रखिए। पढ़ने के लिए कहा है हमने, जल्दी देखो इसको। आज हम आपको एवरेज एटॉमिक मास और पढ़ा दें। देखो अगर आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया तो अब आपके लिए मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल है। बस अब आपको एक चीज़ और टैकल करनी है हमें कि सर एक एटम का भी 12 और एक मोल का भी 12, लेकिन उसमें EMU आता है, इसमें ग्राम क्यों आता है, तो वो प्रूव करना है। वो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 मिनट बचे हैं। अभी हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, पहले इसको पढ़ लो, 5 मिनट और पढ़ेंगे। तो आज एवरेज एटॉमिक मास करा लें हम आपको। एवरेज लाइट जलाते हैं थोड़ा बाहर की। ठीक है, चलिए अगले 2-3 दिन आपका यही चलना है। ये मोल कॉन्सेप्ट में भी आपकी यहीं से कॉन्सेप्ट लिंक होने हैं, तो ध्यान रखिएगा, घर जाके जोरदार मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर मूल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में, ये बात ध्यान रखो। और अगर ये समझ में आ गए तो सामने वाला बेस मैथ डिफ़िकल्ट बना सकता है आपके लिए, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट नहीं होगी। इसका मतलब है जब आप मूल निकालोगे तो हो सकता है वो कैलकुलेशन के लिए जो डिजिट दे वो टफ दे दे, लेकिन आप निकाल जाओगे, ये बात पक्का है। तो केमिस्ट्री तो बिल्कुल टफ नहीं होगी वहाँ पर, मैथ भलाई कोई भी टफ दे दे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल लिंक बाई लिंक है, ये ध्यान रखना, एक भी लिंक टूटी तो गया पूरा चैप्टर। ठीक है, तो अब एटॉमिक मास से हम एक कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। नाम बेस नया है, आप जितने भी मास लिख रहे हो ना, एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास ही लिख रहे हो। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सबके मास लिखे हैं वो क्या लिखे होंगे, एवरेज। कार्बन का जो 12 मास है ना, जिसको आपने एटॉमिक मास लिखा, एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास है। सर जो ये एटॉमिक मास है, जो ये एवरेज एटॉमिक मास है, जो ये एक्चुअल मास है, हम पढ़ें क्या? बेस्ट पेशेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। कुछ समय बाद आपको ये सब चीज़ें खुद समझ में आ जाएगी, अरे ये तो वही चीज़ थी, सर बार बार लिखवा रहे थे, एक बार इस तरीके से कान पकड़ रहे थे, एक बार उस तरीके से पकड़ रहे थे, लेकिन फाइनली लिख वही रहे थे। नींद आ रही बेटा? चलिए डालिए हेडिंग, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? यही एवरेज एटॉमिक मास है। वैसे हमने उसको एक नया नाम दे दिया, घर का अलग, स्कूल का अलग, यहाँ का अलग, वहाँ का अलग। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? वही उसका एवरेज एटॉमिक मास है। क्लोरीन का कितना है? 35.5, वही उसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो सर जब हमने एटॉमिक मास पढ़ ले तो फिर आप एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ा रहे हैं? वही एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास एक ही तो चीज़ है। हाँ एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है रदरफोर्डियम अलग से? जे ये इसमें देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, सिंथेटिक, मतलब आर्टिफिशियली बनाए गए, ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है। अभी इस पे रहो बेटा, बीच में हमें वहाँ नहीं ले जाओ, अभी यहाँ ले आओ, नहीं डिस्टर्ब नहीं, साइड से हट जाएंगे, टाइम कम है ना अपने पास। अभी देखो एवरेज एटॉमिक मास, तो पहले नंबर अंदर से संतुष्टि के लिए हमें ये जो सब मास पता है, यही एटॉमिक मास है, यही एवरेज एटॉमिक मास है, आपका कहीं कोई गलत होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया क्यों, हम आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ उसको नहीं देखना है। कार्बन के 3 आइसोटोप थे,
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तीनों आईयूपीएसी के पास गए, बोले सर हमें दो आप जगह, दूसरा बोला आप हमें दो, चौथा बोला हमें दो। बोले हम भी तो कार्बन है, थोड़ी ऐसे पार्शियलिटी कर सकते हो आप। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम 12 वाले को रख देंगे तो 13 बुरा मान जाएगा, 30 वाले को रख देंगे तो 14 बुरा मान जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में कौन सा कार्बन रखा देखते हो? नहीं, गलत गलत। आप पीरियोडिक टेबल में इन तीनों का मिक्सचर देखते हो। इन तीनों का क्या देखते हो? मिक्सचर। ये जो कार्बन 12 लिखते हो, ये जो 12 लिखा हुआ है कार्बन 12, जो कार्बन का मास लिखा हुआ, कार्बन 612 का मास नहीं है, वो इन तीनों का मिक्सचर का मास है। तो सर अगर इन तीनों का मिक्सचर का मास है तो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। बताओ भाई ये कितना था? 98.89%। सब कुछ तो यही है। ये तो कैसे हैं? नाम के बराबर। लगभग ये कितने परसेंट है? 99%। तो ये 12.0023 कुछ समथिंग आता है, तो इसको नेगलेक्ट मान लेते हो हम। कितना लेके चलते हैं? एवरेज। ये जो मास निकाला हमने, ये एवरेज निकाला था इन तीनों का, इसी को हम क्या बोलते हैं? बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना और एवरेज एटॉमिक मास? उसका एटॉमिक मास 12 और एवरेज एटॉमिक मास 12 के करीब ही आया। उसका रीजन था कि 12 वाला कितना था? 8.89%। तो एवरेज एटॉमिक मास हम किस केस में निकालते हैं, बता सकते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जीनत। जब एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाए? आइसोटोप के फॉर्म में पाया जाए। तो आईयूपीएसी वाले पार्शियलिटी नहीं कर सकते थे, वो 13 को नहीं रख सकते थे, 14 को नहीं रख सकते थे। आप 12 को, उन्होंने कहा नहीं हम तीनों को जगह देंगे, लेकिन जगह एक ही देंगे क्योंकि हमारे पास प्लेसेस कम है पीरियोडिक टेबल में। तो एक ही जगह देने के लिए उन्होंने कहा तीनों का क्या निकाल दो? एवरेज। विराट कोहली की हर मैच में एवरेज आती है 52। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने हर मैच में 52 रन बनाए हैं। कहीं 0 पे आउट हुआ है, कहीं 150 पे आउट हुआ है, कहीं 200 पे आउट हुआ, कहीं 30 पे आउट हुआ, 45 पे। लेकिन जब उसके सभी मैचों के रन जोड़े और टोटल मैच से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 52। वो उसका क्या आया था? अरे इसी प्रकार इन तीनों का क्या आएगा? एवरेज। तो लिखिए एवरेज एटॉमिक मास। ये समझ में आया जीनत? तो मैं अनुष्का यहाँ बच्चों आया है? चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है, एवरेज एटॉमिक मास हम कब निकालते हैं? इन केस ऑफ आइसोटोप्स। लीजिए the mass is determined in case of isotopic forms of elements. The mass is determined in case of isotopic forms of elements as, फुल स्टॉप मत लगाइएगा, as most of the elements exist in isotopic forms. The mass is determined in case of isotopic forms. The mass is determined in case of isotopic forms of elements. As most of the elements exist in isotopic form. अधिकतर एलिमेंट किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो आपके पीरियोडिक टेबल में जितने मास लिखे हैं, आप चाहे उन्हें एटॉमिक मास बोल दें, चाहे एवरेज एटॉमिक मास बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आटा ही है, चाहे उससे रोटी बना लो चाहे पूड़ी बना लो। बात समझ में आ रही है? तो मास ही है, अब उसको सिर्फ वही चीज़ें गुथा के रख दी है। तो देखिए अब एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें क्लोरीन 1735, ये पाया जाता है नेचर में 75%। क्लोरीन 1737 ये पाया जाता है, अब पता ही होगा कितना, जब एक चीज़ 75 हो गई तो दूसरी कितनी। तो ना तो हमें 1735 दिखता है प्योरिटी टेबल में, ना ही हमें 1737। आप बताए क्लोरीन का कौन सा मास दिखता है हमें? ये कौन सा मास है? तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है? देखो एवरेज एटॉमिक मास 35 वाला कितना है? 75%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100 प्लस कौन सा जोड़ना पड़ेगा? 37। 37 वाला कितना है? 25। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा? सॉल्व कर दोगे आप, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 35.5। और इसकी भी यूनिट हम क्या लिखेंगे? अभी AMU ही लिखेंगे, हालांकि बाद में जाके ग्राम में हम कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास। कोबाल्ट के पाए जाते हैं आइसोटोपिक फॉर्म उसके भी। हाँ कोबाल्ट 66 प्लेटिनम नहीं, उसमें कोबाल्ट होता ही नहीं है, क्लोरीन होता है उसमें 6 प्लेटिनम। कोबाल्ट 60 किया जाता है ऐसे तो बहुत, आपके रेडॉन का भी यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, आपके रेडियम का भी होता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं पता चला? क्या करना है? उसके मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है। इसको देखो कई फॉर्मूले होते हैं इसके, आपके कई तरीके से निकालते हैं लोग। जैसे मान लो परसेंटेज दिया गया तो ठीक है, अगर परसेंटेज ना दिया होता तो फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई होती, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आती? 0.75 आती। 100 से डिवाइड कर देते, वही तो यहाँ लिखा है, कितना लिखा है? 0.7। तो फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर परसेंटेज वैल्यू दी गई हो तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देते कि क्लोरीन है 0.75 और ये कितना है 0.25, आंसर थोड़ी चेंज होता। तब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते? देखिए 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0. क्या रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा? वही चीज़ लिखिए, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। लिखिए कुछ के हम देते हैं, वो निकाल के कोशिश करिएगा। चलो चाहे हम कल बता देंगे, अब निकाल लो कैसे, ये समझ में आ गया अच्छे से। एवरेज एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना है और यही उसका क्या है। क्यों निकालना पड़ा? बहुत बढ़िया। तो कल बिल्कुल तैयारी के साथ आओ बच्चों, कल हाँ होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि कल हमें आपको ये बताना है कि एक एटम का 35.5 MU क्यों होता है और एक मोल का 35.5 ग्राम क्यों होता है। होमवर्क लिख लो। क्या ऐसे दे दे क्या होमवर्क की सब कुछ पढ़ाओ? ऐसा होमवर्क चलेगा?